मैं वीणा जैन, विषय भूगोल, कक्षा 12th के इकाई 3 अध्याय 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में आज यहाँ पर ज्ञान करेंगे या जानेंगे। तो आप अपने जीवन में देखते हैं, कभी हम बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास उसकी सेवा लेने के लिए जाते हैं, या कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो हम किसी वकील पर सलाह लेने जाते हैं पास में। तो जो ये कार्य संपन्न करते हैं सेवा का, डॉक्टर का, टीचर का या वकील का, तो इस कार्य सभी हमारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और आज हमें आपके यहाँ पर तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी उनके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसाय होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जो सेवा सेक्टर है यानी वह कहलाता है आपका तृतीय क्रियाकलाप। हमें अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है, और वह आर्थिक क्रिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम 5 प्रकार की होती है। उसमें प्रथम और द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप की। जो फीस का भुगतान होने पर सेवाएं प्रदान करता है वह कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं, और जो सेवा होती है वह विशिष्ट कला होती है, यानी विशेष ज्ञान के बाद हमें प्राप्त होती है, जो भुगतान के बदले में प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि यानी कानून, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। जो शिक्षा होती है उसके लिए भी, विधि यानी कानून की पढ़ाई के लिए, प्रशासन यानी कि प्रशासन संबंधी चीज़ों के लिए, मनोरंजन के लिए भी हमें विशेष प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होती है। यह कुशलता हम मूल्य देकर किसी अनुभवी व्यक्ति से या किसी विश्वविद्यालय में जाकर या किसी तकनीकी स्थल संस्थान में जाकर प्राप्त करते हैं। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो क्रियात्मक प्रशिक्षण होता है वही हमें तृतीय क्रियाकलाप के सक्षम बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आपके में पूछा जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप किससे संबंधित होता है, तो पर्यावरण के संबंधित होता है। द्वितीय क्रियाकलाप किससे संबंधित होता है, तो विनिर्माण उद्योग से संबंधित होता है। इसी तरह तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। जनशक्ति यानी मानव, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। कब करता है? जब हम आदिम अवस्था में थे। आज से 200 साल वर्ष पहले विश्व का हर देश किसमें संलग्न था? प्राथमिक सेक्टर में संलग्न था, खेती, कृषि आदि में संलग्न। फिर जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती गई, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वह द्वितीय क्रियाकलाप में उन्मुख हुआ। और द्वितीय क्रियाकलाप के बाद जब उसका ज्ञान का और विस्तार हो गया और भी उसने तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह तृतीय क्रियाकलाप में प्रवेश कर गया। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। जितने भी विश्व के मानचित्र पर हम नज़र डालें तो आज जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, वहाँ पर किसमें बहुसंख्यक जो वहाँ के श्रमिक हैं
वह क्योंकि कुशल है और तकनीकी ज्ञान से भरपूर है, इसलिए वह तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार करते हैं और पाते हैं, और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्य करते हैं। विकासशील वाले जितने भी देश हैं वहाँ पर द्वितीय सेक्टर के लोग ज़्यादा कार्य करते हैं और विकसित वाले तृतीय सेक्टर में काम करते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन यानी माल का बनना और विनिमय यानी माल का बेचा जाना। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, इनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। उत्पादन का मतलब होता है जो वस्तु का निर्माण होता है वह द्वितीय क्रियाकलाप वाले करते हैं, यानी विनिर्माण के माध्यम से होते हैं। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप वाले ये पता लगाते हैं कि वह निर्माण जो होना है वस्तु का वह किस मात्रा में होना है, लोगों की कितनी मांग है और कितना उत्पादन करना है और कितना परिश्रम और कितना उस पर लागत आएगी, ये सब निर्धारण हमारे तृतीय क्रियाकलाप के श्रमिक करते हैं और उस परिश्रम के बदले में उन्हें वेतन भी मिलता है और इनको वेतन के रूप में मापा जाता है। और जो विनिमय कार्य होता है, विनिमय यानी कि व्यापार का कार्य, एक जो वस्तु निर्मित हो गई उस वस्तु को बाजार में ले जाना और ले जाकर उसको बेचना, तो ये व्यापार के माध्यम से भी होता है। परिवहन व्यापार होता है वस्तु का क्रय विक्रय, परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाना, और संचार होता है उस वस्तु के गुण दोषों को विज्ञापन के माध्यम से बताया जाना या मानव तक अपनी वस्तु की खूबियों को बताकर पहुंचाना संचार के माध्यम से होता है, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। जो तृतीय क्रियाकलाप होता है वह मूर्त रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, पर अमूर्त रूप से उस उत्पादन में सम्मिलित होता है। भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, नलसाज यानी नल सुधारने वाला, बिजली मिस्त्री यानी बिजली सुधारने वाला, तकनीशियन यानी तकनीकी चीज़ें जैसे कंप्यूटर आदि सुधारने वाला, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषापाल यानी जो अकाउंट का काम करता है, अध्यापक जो पढ़ाने का कार्य करता है, डॉक्टर जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, वकील यानी जो कानूनी सलाह देता है, प्रकाशक यानी अपने लेखों को, विज्ञापनों को छापता है, बताता है, भेजता है, इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। किसका? तृतीय क्रियाकलाप वाले का। द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभवों और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करते हैं हम। जो हमारा तृतीय क्रियाकलाप है उसके वर्गीकरण को, तो तृतीय क्रियाकलाप में सबसे पहले आता है व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार एवं वाणिज्य में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, और थोक व्यापार को पुनः दो भागों में बांटते हैं, नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियाँ। मतलब जो थोक व्यापार नगरों में संपन्न होता है उसे नगरीय आपूर्ति घर कहते हैं, और जो ग्रामीण यानी गांव में संपन्न होता है उसे ग्रामीण मंडियाँ कहते हैं। फिर फुटकर व्यापार में भी नगरीय और ग्रामीण दो विभाजन होते हैं। जो फुटकर व्यापार नगर में संपन्न होता है वो नगरीय, और जो ग्राम में संपन्न होता है वह ग्रामीण होता है। और नगरीय व्यापार को फुटकर किस किस रूपों में कहते हैं? श्रृंखला भंडार के रूप में होता है, डाक ऑर्डर के ऊपर में होता है, सुलभ बाजार केंद्र होते हैं, लोक वितरण योजना होती है। और डाक का ऑर्डर पुनः दो तरह से होता है, दूरभाष द्वारा और इंटरनेट द्वारा। ये हो गया व्यापार का। अब अगला है तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन। पहला व्यापार, दूसरा परिवहन है। तृतीय मतलब परिवहन के क्षेत्र में भी सेवाएं होती हैं।
तो इसमें होती हैं रेल जाल तंत्र यानी रेल मार्ग, सड़क जाल तंत्र यानी सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो रेल मार्ग, जो जल मार्ग होता है वह दो प्रकार से होता है, आंतरिक जल मार्ग और सागरीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग से आता है नदियों के माध्यम से जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और सागरीय में, महासागरीय मार्गों में जो महासागरों के अपने देश से दूसरे देश में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा। महासागरीय मार्ग भी दो तरह से होता है और आंतरिक भी दो प्रकार का होता है। एक यात्री का सेवा होता है, दूसरा माल सेवा होता है। यात्री सेवा में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और माल सेवाओं में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और इसके बाद वायु मार्ग होता है, जो शीघ्र नष्ट होने वाली या कीमती चीज़ें होती हैं जिन्हें शीघ्र पहुंचाना पड़ता है, वो वायु मार्ग से जाते हैं। और वायु मार्ग भी दो तरह का होता है, यात्री सेवा वाला वायु मार्ग और माल सेवा वाला वायु मार्ग। तो मार्ग, जिस वायु सेवा के माध्यम से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे यात्री सेवा कहते हैं, और जिस सेवा के माध्यम से माल भेजा जाता है उसे माल कहते हैं। तीसरा है संचार सेवाएं। संचार सेवाओं में जिसके माध्यम से हम विज्ञापन करते हैं, तो परिवहन के साधन आते हैं। दूर संचार में दूरभाष, भू लाइन और मोबाइल आते हैं, और दृश्य श्रव्य में आता है फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये सारी चीज़ें हमारे विज्ञापन को, हमारे माल को दूसरे तक पहचान के लिए हमारे लिए सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारा फिर चतुर्थ क्रियाकलाप अपन इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर वर्गीकरण में अपन जान सकते हैं कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप होता है वह सूचना पर आधारित होता है, अनुसंधान और विकास पर आधारित होता है, और जो पंचम क्रियाकलाप होता है वह विशेषज्ञता, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक पर आधारित होता है। विशेषज्ञ यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, टाटा, बिरला, आयरन, इनके यहाँ कोई भी वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो पहले विशेषज्ञों को पर एक छोटे रूप में उसकी परख होती है, फिर इसके बाद उसे निर्णयकर्ता, उनके यहाँ बड़े बड़े निर्णय समितियाँ बनी होती हैं कि इस माल को कितनी मात्रा में कितना बनाना है। परामर्शदाता कि ये बाजार में किस मात्रा में सफल होगा, ये चीज़ देते हैं। और नीति निर्धारक जो होते हैं वो तो सरकार के योजना बनाने के और उनको कार्यान्वयन करने के सलाहकार होते हैं। ये पंचम क्रिया वाले जो विशेष ज्ञान वाले लोग होते हैं उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले तृतीय क्रियाकलाप का क्षेत्र है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय विक्रय है, यानी जो माल तैयार होता है विनिर्माण उद्योगों में, उस माल को क्रय यानी खरीदा जाता है, विक्रय यानी बेचना होता है। यह व्यापार दो तरह से होता है, फुटकर और थोक व्यापार। तो फुटकर ढंग से जब दुकानों पे भेजा जाता है, दुकानदार बेचता है, उसे फुटकर कहते हैं। और जब एक दुकानदार के पास दुकानदार किसी गोदाम से खरीदता है उसे हम थोक व्यापार के क्षेत्र में कहते हैं। वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी अगर पूछा जाए व्यापार की और वाणिज्य की क्या विशेषता है, तो पहला है विशिष्ट लाभ कमाना, और सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जहाँ ये कार्य संपन्न किया जाता है व्यवसाय का, उसे हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। दूसरी विशेषता होती है। और स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया। तो वो व्यापारिक केंद्र और संग्रहण और वितरण बिंदु होते हैं। संग्रहण यानी गोदाम और वितरण बिंदु यानी जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये व्यापार की विशेषताएं हैं। और व्यापार ने बहुत सारे, जब अपन स्थानीय स्तर पर करते हैं व्यापार तो वह स्थान पर बाजार में बेचा जाता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं व्यापार तो वह हमें विदेशों में भेजना पड़ता है। और व्यापार ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार का होता है, क्षेत्रों में होता है। जो ग्राम में संपन्न होता है उसे ग्रामीण व्यापार कहते हैं, और जो नगर में संपन्न होता है उसे नगरीय विपणन केंद्र कहा जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का
पोषण करते हैं। मतलब जो ग्राम में व्यापार संपन्न होता है वो आसपास के और भी छोटे छोटे जो उनके कस्बे होते हैं, बस्तियां होती हैं, उन तक अपना माल भेजते हैं और वहाँ के लोगों का पालन पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। जो ग्राम का विपणन केंद्र होता है वह अल्प अवधि का होता है, मतलब थोड़े समय के लिए बन जाते हैं, और वह अर्ध नगरीय केंद्र भी विकसित हो जाते हैं जहां व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये सभी स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखो, ये थोक सब्जी की थोक बाजार है ना, और ये अमेरिका का डिब्बाबंद बाजार है। अब जानेंगे हम फुटकर व्यापार को। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से निर्यात प्रतिष्ठानों यानी दुकानों और भंडारों में संपन्न होता है। और फेरी, ये फुटकर व्यापार कितने माध्यमों से होता है? फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वारा, द्वार के द्वारा, डाक और आदेश के द्वारा, दूरभाष द्वारा, स्वचालित बिक्री मशीनें अथवा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार के उदाहरण हैं। अब जानेंगे हम भंडारों पर और सामग्री। फुटकर व्यापार के बृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय कहलाते थे। और विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययी से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। इनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की भी योग्यता होती है। अब है थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, जिन्हें हम सौदागारों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, ना कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति कर लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो जो थोक विक्रेता होते हैं वह फुटकर वालों को थोड़े समय के लिए दे देते हैं, और फुटकर वाले जब माल बिक जाता है तो उनके पैसे माल के वापस करते हैं। अब अगला है तृतीयक सेवा का परिवहन, जो क्या काम करता है? माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों और विनिर्मित माल यानी माल को तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अगर परिवहन नहीं होता तो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाता और व्यापार जैसी चीज़ ही खत्म हो जाती। यह मनुष्यों की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। तो परिवहन क्या है? एक गतिशील संगठन, गतिशील और संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन है व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। जो हमें वस्तु मिलती है वह
जहाँ से निर्मित होती है उसमें वह, साथ में उसमें जो परिवहन की लागत आती है उसको भी जोड़ा जाता है, और जो अन्य लोग होते हैं उसको भी जोड़ा जाता है। परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। जो माल हमें मिलता है वह जितनी ज़्यादा दूर से आएगा उतना महंगा होगा, और जितनी कम दूरी से आएगा उतना सस्ता होगा। परिवहन के साथ परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, और परिवहन का एक जाल भी होता है। तो चयन के समय लागत के संदर्भ में एक निर्णायक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले, यानी जिस स्थान पर हमें माल को पहुंचाना है को समकाल रेखाएं खींच ली जाती हैं। एक हमारे पास गूगल मैप होता है जिसको हम चालू करके जिस स्थान पर हमें माल भेजना होता है हम उस स्थान की खोज करके, जिसे हम मानचित्र भी गूगल मानचित्र के माध्यम से भेज लेते हैं। अब जाल तंत्र और पहुंच परिवहन के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही परिवहन व्यवस्था विकसित होती है, विभिन्न स्थान आसपास से जुड़कर जाल तंत्र की रचना कर लेते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं, और दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु। उद्गम यानी जहाँ से माल गया, गंतव्य बिंदु जहाँ पर पहुँचा। मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है या नोड होता है। प्रत्येक सड़क के दो नोडों को जोड़ती है, उसे योजक कहते हैं। जो सड़क होती है और उसने दो कस्बों को जोड़ा तो उसे योजक कहा जाता है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ कि स्थान से सुसंबद्ध है। ये हमारे जो परिवहन होते हैं उन्हें हम धमनी और सिरा भी इसलिए कहते हैं। और परिवहन को प्रभावित कौन करता है? तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले होती है जनसंख्या। जहाँ जनसंख्या सघन होगी वहाँ परिवहन की आवश्यकता अधिक होगी, माल की आवश्यकता अधिक होगी, तो परिवहन का विकास भी किया जाएगा। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी उतनी ज़्यादा होगी। कस्बों, नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्राकृतिक जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन को सबसे पहले जनसंख्या ने, फिर नगरों, गांवों, कस्बों के औद्योगिक केंद्रों ने कि कितने औद्योगिक केंद्र हैं उस हिसाब से वहाँ पर परिवहन होगा। फिर कच्चे माल को कहाँ से लाया और ले जाना है उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। व्यापार के प्रकार कैसा है, जितना विस्तृत होगा उतना अधिक परिवहन चाहिए। और भूदृश्य कैसा है तो उस पर भी परिवहन निर्भर करता है। जलवायु, प्रकृति और मार्ग की लंबाई, ये सब चीज़ें परिवहन को प्रभावित करती हैं। अगला है संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण। तो तृतीय क्रियाकलाप का अगला है संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण होता है। मतलब हम अपनी जो माल बनाते हैं उस माल को, उसकी क्या गुण है, क्या दोष हैं और किस काम में आता है, ये जो हम जनता तक पहुंचाते हैं वह हम संदेश के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। लेखन के आविष्कार से संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशु, नाव, सड़क, रेल और वायु द्वारा परिवहित होते हैं। जो अपना संचार है वह किन किन चीज़ों, सबसे पहले हाथ से लिख लिख कर लोग अपने पास रख लेते थे। इसके बाद वो पशुओं से, कुत्ते आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते। फिर इसके बाद लोग जब नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे
तो संदेशा ले जाते थे। फिर सड़क से मतलब बसों के माध्यम से, रेलगाड़ी क्रमशः बढ़े और सड़क के माध्यम से संदेश जाने लगा। फिर इसके बाद रेलों के माध्यम से आज शीघ्र संदेश भेजा जाता है और उससे भी शीघ्र संदेश फिर वायुयान के माध्यम से हो जाता है। और आज तो कंप्यूटर की दुनिया में 1 सेकंड में एक संदेश को हम पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। आपके में प्रश्न आएगा संचार पथ किसे कहते हैं? तो जिन परिवहन के साधनों के माध्यम से हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उन्हें हम संचार पथ कहते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों ने सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है। और कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी जा रही है। तो सबसे पहले है दूरसंचार। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। आपके में आ सकेगा दूरसंचार किसे कहते हैं? तो दूरसंचार विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास का एक साधन है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसमें संचार में क्रांति आ गई है। क्या किया? संचार में जो क्रांति आई है वो दूर संचार के माध्यम से ही आया है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है। जो पहले एक संदेश को दूसरी जगह भेजने के लिए सप्ताह लग जाते थे और अब वह सिर्फ सेकंड और मिनटों में पहुंच जाता है। और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोसर्स कूट और टेलेक्स अब लगभग भूतल की वस्तुएं बन गए हैं। रेडियो और दूरदर्शन समाचारों और चित्रों ने क्या किया है? समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों को पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जा सकता है। हम आज अपना जो विज्ञापन देते हैं वह रेडियो, समाचार पत्र और दूरदर्शन पर देते हैं और अपनी बात को अच्छे से दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये दूरसंचार जो रेडियो, दूरदर्शन है वे क्या क्या करते हैं? विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों में से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में